नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे द बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के बारे में। तो देखो फर्स्टली अपन देख लेते हैं कि बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को किसने हमें दिया। तो देखो फर्स्ट टाइम देखो दिस मेथड गिवन बाय मैक्स बॉर्न, यानी कि ये एक क्वांटम मैकेनिक्स का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इस मेथड को हमें दिया। ठीक है। और मैक्स बॉर्न को जो 1945 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया इन द कंट्रीब्यूशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो कि जो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन जो होता है सिंपली एक अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है। और तो ये कई टाइप्स का होता है। सिंपली अपन फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन ही पढ़ते हैं, लेकिन ये जीरो ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन भी होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन भी होता है, ये नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन भी होता है। तो देखो इस लेक्चर में अपन केवल दो अप्रोक्सीमेशन ही पढ़ेंगे, जीरोथ ऑर्डर वाला और फर्स्ट ऑर्डर वाला। ठीक है। तो देखो इधर जीरोथ ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि इफ ए प्लेन वेव, यानी कि कोई भी एक प्लेन वेव है जिसको मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार से किया जाता है e की पावर आयोटा k0 डॉट r। यहाँ पे जो k0 है वो उस वेव का इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है। इसके बाद इट्स पास थ्रू फ्रॉम वेरी वीक पोटेंशियल एंड आउटगोइंग प्लेन वेव हैव जीरो डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर मान लिया कोई भी एक प्लेन वेव आ रही है और यहाँ पर कोई पोटेंशियल रखा हुआ है, पोटेंशियल का मतलब है कोई भी एक टारगेट रखा हुआ है, उसका कोई भी एक सराउंडिंग एरिया है। ठीक है। उस एरिया में से अगर प्लेन वेव पास थ्रू होता है तो वो इसका जो पोटेंशियल है वो इतना वीक होना चाहिए कि इस प्लेन वेव को बहुत ही कम डिस्ट्रक्शन दे, मतलब कि बिल्कुल भी उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। तो क्या होगा कि जो इनिशियल वेव होगी टारगेट यानी कि पोटेंशियल से निकलने के बाद जो आउटपुट होगा वो ठीक वैसा ही होगा जैसा कि स्टार्टिंग में था, यानी कि प्लेन वेव में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर ऐसा होता है अगर कि प्लेन वेव में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है तो असल में उस प्रकार का जो आपका जो अप्रोक्सीमेशन होता है वो आपका जीरो ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन होता है। ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है कि प्लेन वेव एक्सपीरियंस नो पोटेंशियल, कि प्लेन वेव किसी प्रकार के पोटेंशियल का एक्सपीरियंस करती ही नहीं है ना। तो वहां पर जो आपका वेव फंक्शन होगा वो ठीक इस प्रकार लिखा जाएगा इन फॉर्म ऑफ ए प्लेन वेव। ए यहाँ पर जो होगा वो आपका सिंपल नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है आपका। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इफ पोटेंशियल इज वीक, यानी कि वेरी वीक नहीं होगा, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होगा, ठीक है, वीक होगा, है ना, एंड कमिंग वेव इज स्लाइटली डिस्टॉर्ट, यानी कि आने वाली जो आपकी वेव होगी वो थोड़ी सी उस पोटेंशियल से क्या होगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मतलब उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आउटपुट की जो वेव होगा आपका वो सिमिलर इनिशियल वेव की तरह सेम नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। ठीक है। इस प्रकार का जो अप्रोक्सीमेशन होता है वो फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन कहलाता है, जिसमें थोड़ा सा जो आउटपुट वेव है उसमें चेंज हो गया। अब देखो कि इस फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को अपने डेफिनेशन देकर उसको एग्जैक्टली अपन डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। सिंपल देखो मान लिया कोई भी एक इंसिडेंट प्लेन वेव है, देखो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लेन वेव ही ले रहे हैं हमारी कन्वीनियंस को देख करके। जब ये प्लेन वेव इस जो जेड एक्सिस जो आपका लिया गया है, इस जेड एक्सिस पे कोई टारगेट रखा गया है, उस टारगेट की तरफ जब वो अप्रोच होगी, यानी कि इधर वो टारगेट की तरफ जाएगी जब वो, तो क्या होगा कि इस टारगेट से कुछ प्लेन वेव तो टकराएगी, यानी कि उससे स्कैटर्ड करेगी, लेकिन कुछ प्लेन वेव ऐसी होगी जो इस टारगेट से बिना टकराए क्या होगी, आगे की ओर बढ़ जाएगी, और वो जो वेव होगी वो अनस्कैटर्ड होगी, यानी कि वो टारगेट से उसकी स्कैटरिंग हुई ही नहीं है। तो जो अनस्कैटर्ड प्लेन वेव होगी वो ठीक वैसी ही होगी जैसे कि आपकी इंसिडेंट प्लेन वेव है, जो कि कौन सा केस होगा आपका, वो होगा आपका जीरो ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वाला होगा। लेकिन कुछ से जो इंसिडेंट प्लेन वेव होगी वो क्या होगी, टारगेट के पोटेंशियल से स्कैटरिंग करेगी, इनकी टकराएगी। वहां पर क्या होगा, वहां पर जिस प्रकार की जो वेव जनरेट होगी वो होगी आपकी स्पेरिकल वेव, यानी कि स्कैटरिंग आउटगोइंग वेव होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, स्पेरिकल वेव की फॉर्म में होगी। तो इस स्पेरिकल वेव फॉर्म के दो फॉर्म हो जाएगी, टारगेट से टकराने के बाद जो है वो स्पेरिकल आउटसाइड बाहर की ओर जाएगी और कुछ अंदर की ओर आएगी। तो हम मोस्ट ऑफली डील करते हैं आउटसाइड जाने वाली वेव के बारे में।
और उस जो हमारा आउटपुट पे जो डिटेक्टर लगा हुआ होता है, ये डिटेक्टर जो लगा हुआ है, ये डिटेक्टर दो प्रकार की वेव को डिटेक्ट करेगा। पहली कौन सी वेव होगी? पहली वेव होगी इनकी आउटगोइंग वेव हैव टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होंगे, उसमें कौन कौन से होंगे? पहला तो होगा प्लेन वेव का कंपोनेंट, वो कौन सा होगा? जो अनस्कैटर्ड वाला है, जो स्कैटरिंग हुई ही नहीं है। और दूसरा कौन सा होगा? स्पेरिकल वेव वाला होगा। तो आपको पता है कि जो हमारा आउटपुट जो वेव फंक्शन होगा वो एक तो वैसा ही होगा जैसा कि इंसिडेंट वाला था, यानी कि स्टार्टिंग वाला था, और एक कौन सा होगा? जो स्कैटरिंग वाला होगा। स्टार्टिंग वाला जो होगा वो प्लेन वेव वाला ही होगा, जो एग्जैक्टली अपन ने सेम यहाँ पर माना था, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा होगा? वो स्कैटर्ड होगा, और वो किस प्रकार का होगा? वो स्पेरिकल वेव होगा। स्पेरिकल वेव को मैथमेटिकली फंक्शन की फॉर्म में इस प्रकार लिखा जाता है, जहां पर ए आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, एफ थीटा और फाई ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है इन डायरेक्शन ऑफ थीटा और फाई, यानी कि ये जो डायरेक्शन होती है ना इसकी सॉलिड एंगल की, वो थीटा और फाई में होती है। तो इस डायरेक्शन में जो है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है आपका, जो मैं नीचे लिखा है। और ये e की पावर आयोटा k डॉट आर, यहाँ पर देखो k है तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर k जीरो है, जो किसको इंडिकेट करता है? आने वाली जो प्लेन वेव है उसके मोमेंटम को इंडिकेट करता है। और k किसको इंडिकेट करता है? स्कैटर्ड होने के बाद जो आपकी वेव टारगेट से स्कैटरिंग के बाद जो आपकी वेव आउटपुट के तौर पे डिटेक्टर पर जा रही है, उसका जो मोमेंटम है वो k से इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। और ये उसका एग्जैक्टली मैथमेटिकल फंक्शन हो गया। तो ये तो एग्जैक्टली हमारी मैथमेटिक्स कहती है हमें, लेकिन असल में प्रैक्टिकली हैपेंड क्या हो रहा है, घटित क्या हो रहा है, उसको एग्जैक्टली अपन देखेंगे। तो सिंपल हमारा जो टास्क होता है वो क्या होता है? डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना होता है फर्स्ट बोर अप्रोक्सीमेशन में। और जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है उसका और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है इस प्रकार, जो कि हम हमारे पिछले लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना है किसमें? आपके बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी, और उसका जब स्क्वायर करेंगे मॉड निकाल करके तो हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकल जाएगा। तो यानी कि हमारा मेन टास्क क्या हो गया? स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से ये इक्वेशन हमने मैथमेटिकल डेवलप किया है वही इक्वेशन हमें हमारी स्कैटरिंग में डेवलप करनी है। किसकी यूज करके? श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करके डेवलप करनी होगी। तो इसके आपको मैं दो मेथड बताता हूं आपको। देखो फर्स्ट मेथड तो आपका सिंपल श्रोडिंगर इक्वेशन वाला मेथड है, और एक दूसरा जो मेथड है वो एग्जैक्टली आपका डायग्रामेटिक मेथड है। तो फर्स्ट अपन देख लेते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन सिंपल इस प्रकार से लिखी जाएगी, जहां पर ये बताया गया कि कोई भी r डिस्टेंस के ऊपर कोई भी आपका एक पोटेंशियल v रखा हुआ है ना। लेट अज्यूम कर लिया कि पोटेंशियल v है आपका। इस इक्वेशन को हल्का सा मॉडिफाइड किया है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं किया है। इस जो आपका कोफिशिएंट है इसको आपको सबके जो है वो डिनोमिनेटर में सेंड कर दिया गया, मतलब हर में डाल दिया गया। तो इक्वेशन आपकी ठीक इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे जो माइनस होगा इसकी वजह से प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा वो एग्जैक्टली यहाँ प्लस हो जाएगा। इसको एग्जैक्टली आपने हमारे इक्वेशन में के स्क्वायर को एज्यूम कर लिया, क्योंकि लगभग मोस्ट ऑफ कांस्टेंट चीजें हैं। 2 भी कांस्टेंट है आपका, m भी कांस्टेंट है, एच स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और इवन e भी कांस्टेंट है आपका। तो इसे के स्क्वायर की फॉर्म में ले लिया और इक्वेशन हमारी थोड़ी छोटी सी रिड्यूस हो गई। ये जो पूरा पोर्शन है हमारा, असल में ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि किसी r डिस्टेंस पर आपका पोटेंशियल Vr और आपका कंबाइंड जो पोटेंशियल होगा वो ये होगा आपका। अब क्या होगा देखो एग्जैक्टली इसमें थोड़ा चेंज हुआ है कि यहाँ m से मैंने यहाँ पे म्यू कर दिया है। कुछ बुक्स में देखो एग्जैक्टली m मास लेके चला है, और कुछ बुक में रेड्यूस मास लेकर के चला, तो मैंने एक्चुअली रेड्यूस मास यूज किया म्यू को। आप चाहो तो m भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो रेड्यूस मास आप म्यू भी यूज कर सकते हो। अब देखो कि ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्टली एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्योंकि 3 डायमेंशनल इक्वेशन है, लाप्लास ऑपरेटर है ना आपका। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे दोनों ये वाले केस लेंगे। कौन सा? जीरोथ ऑर्डर वाला और फर्स्ट ऑर्डर वाला। पहले एज्यूम करते हैं कि जीरोथ ऑर्डर वाले में क्या होगा? कोई पोटेंशियल नहीं होगा, तो क्या होगा? इस जो आपका इंसिडेंट प्लेन वेव है उसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो हम पहले केस लेते हैं नो पोटेंशियल वाला, इनकी जीरोथ ऑर्डर बोर अप्रोक्सीमेशन वाला। उस टाइम पे क्या होगा? ये जो पूरा पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन जो है वो इस प्रकार बन जाएगी।
मैथमेटिक्स में इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं, यानी कि होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। और ये जो इक्वेशन है इसका एग्जैक्टली अपन सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम एग्जैक्टली एक डायग्रामेटिक फॉर्म और समझ लेते हैं। वो कैसे समझेंगे हम लोग कि मान लिया कि हमें जो अनस्कैटर्ड पार्ट मिला वो कैसा होगा, सिमिलर इंसिडेंट प्लेन वेव जैसा होगा। यानी कि हमें जो आउटपुट में जो वेव फंक्शन मिलेगा, कहां पर, इस डिटेक्टर पर जो हमें वेव फंक्शन मिलेगा वो दो प्रकार से मिलेगा। एक तो मिलेगा जो अनस्कैटर्ड लाइट वाला होगा, यानी कि सिमिलर वही जो इंसिडेंट वाला, पहले वाला वही मिलेगा। और दूसरा हमें क्या मिलेगा, दूसरा हमें जो स्फेरिकल वेव की फॉर्म में मिलेगा, जो कि टारगेट की स्कैटरिंग के बाद मिलता है। उस चीज को देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा डायग्रामेटिक समझाया आपको, ठीक है। यहाँ देखो कोई भी वेव फंक्शन साई आर है जो कि किसी डिटेक्टर से आर दूरी पर है ना। और अगर ये वेव फंक्शन यहाँ पर है, लेकिन अगर मान लिया स्कैटरिंग इस जगह पर हुई हो, अगर स्कैटरिंग इस जगह पर हुई हो जो कि टारगेट से कोई आर डैश दूरी पर है, तो असल में होगा क्या, असल में क्या होगा कि ये वेव फंक्शन जब यहां पर जाएगा तो असल में वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साई आर डैश हो जाएगा। और यहां पर उपस्थित जो भी पोटेंशियल है उससे वो क्या करेगा, स्कैटरिंग करेगा। यहां पर कितना पोटेंशियल है वो एग्जैक्टली इससे डिसाइड होगा कि इस जगह पर यानी आर डैश पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है आपका, वो है 2μ/h² और वी आर डैश। यानी कि अगर वहां पर आर लिया है तो मैं अगर आर डैश डिस्टेंस पे लूंगा तो क्या होगा ये। तो ये एक्चुअली क्या बना, यानी कि ये वेव फंक्शन जो है उसने आर डैश दूरी तय की, और आर दूरी तय करने के बाद यहाँ पर जो भी पोटेंशियल था इससे उसने स्कैटरिंग किया, तो उसका एक नया वेव फंक्शन बना। वो वेव फंक्शन क्या होगा, वो वेव पूरा ये वेव फंक्शन होगा। और ये जो वेव फंक्शन होगा इसको मैं सिंपल लिख देता हूं पहले, कि जो आर डैश पे जो स्कैटरिंग हुई है उससे जो मुझे वेव फंक्शन मिला है वो मुझे क्या मिला है, वो मुझे एग्जैक्टली ये वाला वेव फंक्शन मिला है, वी आर डैश साई आर और डैश, ये मुझे वेव फंक्शन मिला। अब यहां पर जो नया वेव फंक्शन मिला है, यानी कि जो नई वेव मिली है, स्कैटर्ड वेव है, वो क्या करेगी, वो इतनी दूरी तय करेगी कहां पर, डिटेक्टर तक जाने के लिए। लेकिन जब भी किसी पॉइंट से कोई वेव अगर यहां तक जाती है उसको मैथमेटिकली जिस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है वेव प्रोपगेशन की फॉर्म में। यानी कि स्कैटर्ड वेव जो है इस पॉइंट से डिटेक्टर तक क्या हो रही है, प्रोपगेट हो रही है। और प्रोपगेशन को एग्जैक्टली मैथमेटिक्स में हम हमेशा ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि जहां कहीं भी ग्रीन फंक्शन लग जाता है इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो वेव है वो प्रोपगेट हो रही है। तो यानी कि हमारी जो नया वेव फंक्शन बना ये हुआ, ये क्या हो रहा है, प्रोपगेट हो रहा है। यानी कि इसको अपन प्रोपगेट कर देते हैं, जी आपका आर माइनस आर डैश। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिस्टेंस बच गई, इतनी दूरी पर क्या होगा वो उसे प्रोपगेट करेगा। और ये जो प्रोपगेशन होगा वो तो सिंपल एक वेव को दर्शाता है, यानी कि सिंपल एक सिंगल वेव को। लेकिन जो हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होगा वो तो क्या होगा, एंटायर वॉल्यूम पे निकाला जाएगा, पूरे वॉल्यूम पे लिखा जाएगा। और पूरे वॉल्यूम पे निकालने का सिंपल मेथड क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। यानी कि वो किसके साथ इंटीग्रेट होगा, आर डैश के साथ इंटीग्रेट होगा, यानी कि ट्रिपल इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू आर डैश, और यहां पर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन बनी ना, ये इक्वेशन क्या शो करती है कि हमारी इंसिडेंट जो प्लेन वेव है वो एग्जैक्टली टारगेट के किसी पोटेंशियल से स्कैटरिंग किया है, जो कितनी दूरी पर उपस्थित है, वो कोई आर डैश दूरी पर उपस्थित है। और इसके बाद वहां पे जो नया वेव फंक्शन बना वो ये वेव फंक्शन बनेगा, और वो वेव फंक्शन आर माइनस आर डैश दूरी तक क्या होगा, प्रोपगेट होगा। और उस प्रोपगेट को अपन किससे लिखते हैं, ग्रीन फंक्शन से लिखते हैं। और ये तो कि सिंपल एक तरंग के लिए हुआ, लेकिन अगर पूरे एंटायर वॉल्यूम में करना हो तो क्या होगा, इसका जस्ट अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये हमारा जो वेव फंक्शन बना, असल में ये ठीक वैसा ही वेव फंक्शन बना जैसा कि हमने मैथमेटिकली यहां सोचा था, है ना। और अब देखो इस वेव फंक्शन में मैं कुछ चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा कि जो मेरा ग्रीन फंक्शन है, यानी कि प्रोपगेटिंग जो फंक्शन है, उसको मैं कैसे फाइंड करूं। देखो ग्रीन फंक्शन को फाइंड करने का एक मैथमेटिकल एक पूरा ट्रीटमेंट होता है, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मेथड से उसे फाइंड आउट किया जाता है। और उस ग्रीन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए ये वाली इक्वेशन काम में लेते हैं, कौन सी, जीरोथ ऑर्डर बोर अप्रोक्सीमेट। इसलिए मैंने आपको बीच में रोक दिया था एक बार।
अगर यहाँ पर ग्रीन फंक्शन को अप्लाई करता हूँ एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने के बाद में मेरे को ग्रीन फंक्शन की वैल्यू ये फाइंड आउट होती है। आप एक बार क्लियर देख लेना, ग्रीन फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या होगी, ये फाइंड आउट होगी। इस वैल्यू को मैं हूबहू यहाँ पुट करूंगा। बस आपको ध्यान रखना है, इस वैल्यू को पुट करते वक्त क्या करूंगा कि आपका जो साई होगा वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही रहेगा। और ये मैं एग्जैक्टली बराबर नहीं कर रहा हूँ, सिमिलर ऑन कर रहा हूँ, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं होगा, नियर बाय नियर होगा। और ये वेव फंक्शन साई आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर जो प्लस है ग्रीन फंक्शन की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। और ये वाला चीज जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा तो क्या होगा 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर होगा। और ये वाला पोर्शन जो है जब 1/4 पाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, नीचे ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका म्यू बचेगा, नीचे आपका 2 पाई और आपका एच क्रॉस स्क्वायर रहेगा। नाउ इंटीग्रेशन ग्रीन फंक्शन का ये जो पोर्शन है वो एग्जैक्टली मैं लिख देता हूँ e की पावर आयोटा और आपका के आर माइनस आर डैश का मैग्नीट्यूड अपॉन आपका आर माइनस आर डैश का मैग्नीट्यूड। ये हमारा ग्रीन फंक्शन पुट हो गया। यहाँ पर क्या होगा आपका v और आपका आर डैश, ये आपका साई आर डैश है, यानी कि जो आपका प्लेन वेव का जो फंक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, केवल आपका आर डैश हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका e की पावर आयोटा के 0 डॉट आपका आर डैश और डेल्टा आर क्यूब डैश। ये आपका जो है वो आउटपुट वाला जो क्या बनेगा, वेव फंक्शन बनेगा। अब देखो यहाँ पर इसको आप अगर सॉल्व करो और आप इसको अगर मेजर करो अगर, तो कोई भी क्वांटिटी, फिलहाल कोई क्वांटिटी मैच नहीं होती ना। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे कुछ कंडीशंस लगा करके। और कंडीशन कौन सी लगाएंगे अपन, एसिम्प्टोटिक वाली कंडीशन लगाएंगे। अगर वो कंडीशन क्या होगी कि r टेंड टू इनफाइनाइट, ये कंडीशन लगाएंगे, यानी कि जो r यानी कि जो टारगेट से जो डिटेक्टर की जो दूरी है वो अनंत है, मतलब बहुत ज्यादा है। उस स्थिति के अंदर जब हम वहां पर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस एक्सपोनेंशियल में जो ये फैक्टर लगा हुआ है, यानी कि जो मैंने लिखा है कि r माइनस आर डैश मॉड लगा हुआ है, वो असल में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका पूरा जो मैथमेटिकल पोर्शन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ आप आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, बस केवल एक मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाया है और एक बायोनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम का यूज किया है और कुछ एक अप्रोक्सीमेशन लिया है कि जो आपका आर डैश है वो बहुत बहुत छोटा है किससे, आपके आर से। उसका आप यूज करोगे तो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये मिलेगा। नेक्स्ट आपको ये भी दिख रहा होगा 1 अपॉन आर माइनस आर डैश, इसको एग्जैक्टली मैंने 1 अपॉन आर के बराबर एज्यूम किया, मतलब बराबर माना है। क्यों माना है, इसका भी इस मैथमेटिकल सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं किया गया है, बस केवल वही आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया गया है और आपका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया गया है। इसके बाद में आपको जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट क्या मिलता है, 1 अपॉन आर मिलता है। और यहाँ से आउटपुट क्या मिलता है, के आर माइनस के आर डैश आउटपुट मिलता है आपको। अब देखो इस आउटपुट को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ अगर मैं, तो मेरा जो वेव फंक्शन है एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, केवल इतने से पार्ट को ही यूज कर रहा हूँ, ज्यादा पार्ट यूज नहीं कर रहा हूँ ना, केवल इस पार्ट को यूज कर रहा हूँ। बाद में इसको मैं कंप्लीटली लिख दूंगा। इस पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को अपन लिख सकते हैं e की पावर आयोटा के आर, है ना, यहाँ वाला के आर और माइनस आयोटा के, है ना, आर डैश। इस प्रकार इसको मैं लिख सकता हूँ इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करके। और 1 अपॉन आर वाले अप्रोक्सीमेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन आर लिख सकता हूँ यहाँ से। और वी आर जो डैश है इसको एग्जैक्टली मैं ऐसा का ऐसा ही रहने देता हूँ। और ये जो आपका जो प्लेन वेव वाला है इसको भी मैं इस प्रकार ही लिख देता हूँ। और के 0 और आर डॉट प्रोडक्ट, है ना। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक मैथमेटिकल पोर्शन में करता हूँ जो ठीक इस प्रकार से होगा कि यहाँ से मैं जो इसको थोड़ा सा इवोल्व करके लिखता हूँ। तो क्या लिखूंगा कि e की पावर आयोटा के डॉट आर अपॉन आर,
ये पोर्शन एग्जैक्टली मैं बाहर ले रहा हूं और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल रहेगा e की पावर आयोटा, वो भी माइनस में रहेगा, और के आर डैश रहेगा डॉट प्रोडक्ट में। और यहाँ से जो होगा वो क्या होगा, डॉट आपका e की पावर आयोटा के जीरो आर डैश आपका, और वी आर डैश रहेगा। और आप चाहो तो आप देखोगे कि ये जो मैथमेटिक्स है इसको अपन और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इसका मैं डायरेक्ट यूज क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो मेरा जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, साई आर, और यहाँ पर जो होगा वो साई इनिशियल होगा और दूरी आर पर होगा, और ये भी थोड़ा सिमिलर होगा। और यहाँ पर जो है वो माइनस का यही रहेगा, आपका म्यू रहेगा, और आपका 2 पाई एच स्क्वायर। ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन से मैं जो ये क्वांटिटी जो पूरी जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो आप नोटिस करोगे ये इंटीग्रेशन वो किसके रेस्पेक्ट में है, आर डैश के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि आर आपका इस इंटीग्रेशन में फ्री है, ठीक है। आर डैश सी क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन के लायक है। ये क्वांटिटी अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूं मैं, और इस क्वांटिटी को मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ। तो यानी कि मैं ले सकता हूँ e की पावर आयोटा के डॉट आर अपॉन आर की क्वांटिटी को मैंने बाहर लिया, और यहाँ पर लगेगा इंटीग्रेशन। और इस इंटीग्रेशन देखो कि इस पोर्शन को मैं एक बहुत ही अच्छी फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये माइनस का है यहाँ पर, ये प्लस का है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा और के जीरो माइनस के, इस प्रकार लिख सकता हूं, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, और यहाँ पे डॉट मेरा आर डैश, और ये आपका सिमिलर जो आपका वी आर है ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर डेल आर डैश क्यू। इस प्रकार से एग्जैक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ पूरा। और आप नोटिस करोगे कि अब इस मैथमेटिकल रिलेशन को और इस मैथमेटिकल रिलेशन को थोड़ा सा टेली करते हैं। ये आउटपुट का वेव फंक्शन है, ये भी आपका आउटपुट का वेव फंक्शन है। पहला वेव फंक्शन आपका प्लेन वेव का है, मेरा यहाँ भी क्या है, प्लेन वेव का है। और यहाँ पर ये जो e की पावर आयोटा के डॉट आर अपॉन आर यहाँ पर भी है, ये चीज यहाँ पर भी है। एफ क्यू और फाई ये एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका एफ थीटा और फाई, जो आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है। ये बराबर किसके होगा, ये इस क्वांटिटी की, जो क्या होगा माइनस होगी, म्यू होगा आपका 2 पाई और आपका एच क्रॉस स्क्वायर, और यहां से ये पूरा इंटीग्रेशन e की पावर और आयोटा इसको q डॉट आर डैश और आपका वी आर डैश और आपका डेल्टा डैश आर क्यूब में, ये हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकल आएगा। अब क्या होगा हमारा, अब हमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो केवल इस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करना है और हमें कंप्लीटली इसका इंटीग्रेशन करना है। हमने स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन में हमने पहले बताया कि इस प्रकार से लिखते हैं। उस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड यानी कि जो हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आया था उसको मैंने इसमें पुट कर दिया, वो जस्ट इसका स्क्वायरिंग हो गया, यानी कि ये आपका म्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका एग्जैक्टली पूरा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी भी इस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को सॉल्व करना बाकी है। किस प्रकार कि यहाँ पर जो ये इंटीग्रल इक्वेशन है ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन है, यानी कि आर थीटा और फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए अपन 2 कंडीशन यूज करेंगे, बाउंड्री कंडीशन। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या यूज की गई है कि जो अपन ने क्यू माना था असल में वो क्या था, असल में वो 2 मोमेंटम का डिफरेंस था, यानी कि जो आपका इनिशियली जो आपका पार्टिकल या जो वेव आ रहा है उसका जो मोमेंटम है और जो स्कैटरिंग के बाद का मोमेंटम का जो डिफरेंस है उसको एग्जैक्टली क्यू से इंडिकेट किया है। इस मोमेंटम को एंगल की फॉर्म में इस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया जाता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका यूज अपन फर्दर बाद में करेंगे। सेकंड जो बाउंड्री कंडीशन लगाई है वो क्या लगाई है
कि जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, वो आर डैश की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन हमने क्या किया, उसको स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल ले लिया। स्फेरिकल सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि सिमेट्रिक स्क्वायर हो गया, कहीं पर भी आप मेजरमेंट कर लीजिए आपको सिमिलर मेजरमेंट मिलेगा, यानी कि वो केवल दूरी पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार ये वेक्टर जो क्वांटिटी है वो भी अपनी यहाँ से हट गई और ये जो है वो आर डैश के फॉर्म में आ गया, यानी कि जस्ट एक वेक्टर डायरेक्शन से फ्री हो गया। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं 3 डायमेंशन का, तो हमें क्या होगा, हमारा फर्स्ट बोर अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम केवल विचार करेंगे केवल इस इंटीग्रेशन के ऊपर। इस इंटीग्रेशन को मैं नीचे लिखता हूं, देखो यहाँ पर सिमिलर इस प्रकार, इंटीग्रेशन ऑफ ए आयोटा क्यू डॉट आर। इस क्यू डॉट आर को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, कोस थीटा डैश की फॉर्म में, क्योंकि ये आर डैश है ना तो थीटा डैश हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी आर डैश हो जाएगा आपका, और ये वेक्टर हट जाएगा स्फेरिकल सिमेट्रिक की कंडीशन की वजह से। और जो यहाँ पर 3 डायमेंशनल जो है वो इस प्रकार हो जाएगा, आर डैश का स्क्वायर कर देता हूं आपका साइन थीटा डैश डेल्टा थीटा डैश और डेल्टा फाइव। ये आपका जो होगा वो कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस मॉड और स्क्वायर को छोड़ देना, केवल इसी को लेना बस केवल। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसको मैं किस प्रकार लिखूंगा, इन लिमिट्स। लिमिट्स में कैसे लिखूंगा, क्योंकि ये ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूं, देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा 0 से इनफाइनाइट तक का, और किसके लिए होगा, वो आर डैश स्क्वायर और आपके वी आर डैश के लिए होगा, क्योंकि आर के लिए इंटीग्रेशन होगा, और डेल्टा आर डैश हो जाएगा। सेकंड जो इंटीग्रेशन होगा वो थीटा के लिए होगा, वो क्या होगा 0 से पाई तक होगा, और उसमें कौन सी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी इंक्लूड होगी, ई की पावर आयोटा क्यू आपका आर डैश और आपका कोस थीटा डैश और आपका साइन थीटा डैश और डेल्टा थीटा डैश होगा। और थर्ड जो इंटीग्रेशन होगा वो सिमिलर 0 से 2 पाई तक होगा और डेल्टा 5 का इंटीग्रेशन होगा। अब देखो इस पूरे इंटीग्रेशन में ये इंटीग्रल सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्टली मैं वहां पर सॉल्व करता हूं कुछ कंडीशन लगाकर। मैंने कंडीशन क्या लगाई, मैंने कि यहाँ पर जो कोस थीटा डैश है उसको अपन x मान लेते हैं अगर, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा डैश डेल्टा थीटा डैश इज इक्वल टू डेल्टा x हो जाएगा। और अब यानी कि ये वाली क्वांटिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस डेल्टा x के बराबर हो जाएगी, और कोस थीटा डैश होगा वो x के बराबर हो जाएगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लिमिट पे विचार करते हैं कि अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन लिमिट, अगर मैं थीटा के इंटीग्रेशन लिमिट अगर 0 रखता हूं, अगर मैं यानी कि ये इंटीग्रेशन लिमिट रखता हूं, तो मुझे x की इंटीग्रेशन लिमिट क्या प्राप्त होगी, 1 होगी ना, कि जिससे मैं 0 पुट करूंगा तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। और जब मैं इसकी इंटीग्रेशन लिमिट जब मैं पुट करता हूं पाई एग्जैक्टली अगर, ठीक है, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, यानी कि हमारी जो इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां आएगी, आपकी 1 से -1 आएगी। तो यानी कि ये जो इंटीग्रेशन होगा उसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन को लिखेंगे अपन 1 से -1 और e की पावर आयोटा q और आपका जो r डैश और x लिखेंगे, और यहाँ वाला जो होगा उसे क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा, क्योंकि ये वाला पोर्शन इधर माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस डेल्टा x हो जाएगा। और अब देखो इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं, जब माइनस बाहर होता तो क्या होता है, लिमिट को अपन रिवर्स कर सकते हैं। तो यानी कि ये इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 होगा, और e की पावर आयोटा q और आपका r डैश x आपका और डेल्टा x। अब देखो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं अगर मैं, तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन होगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, ये होगा e की पावर आयोटा q r डैश और आपका x, और इसमें लिमिट लग जाएगी आपकी कहां से कहां तक, -1 से 1 लिमिट लग जाएगी, और इसके बाहर 1 अपॉन ये इसका पोर्शन हो जाएगा, वो क्या होगा आयोटा q और आपका r डैश। ये एग्जैक्टली इसका इंटीग्रेशन होगा।
अब इस लिमिट को आप पुट करोगे अगर तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1/i क्यू आर डैश, और यहाँ पर आप पुट करोगे तो क्या होगा आपका e आई की पावर आयोटा क्यू और आर डैश। जब 1 करोगे तो फिर क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस आयोटा क्यू आर डैश होगा। आप देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को आप देखोगे, इसको मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा आपका 2 और क्यू आर डैश, और यहां पर होगा e की पावर आयोटा क्यू आर डैश माइनस e की पावर माइनस आयोटा क्यू आर डैश अपॉन आपका 2 आयोटा। ये देखो एग्जैक्टली एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी होती है, ठीक है। आपने अगर देखा हो तो अगर कि जो साइन थीटा जो होता है अगर उसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन आपका 2 आयोटा। सिमिलर इसी को यहाँ पे मैं चेंज करता हूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 आपका क्यू आर डैश, और ये हो जाएगा आपका साइन और आपका क्यू और आर डैश। यानी कि इसका जो कंप्लीट जो इंटीग्रेशन होगा वो असल में इस क्वांटिटी के बराबर होगा, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो सिंपल 5 होगा और लिमिट में आप 2 पाई रखोगे। यानी कि इसको अगर मैं पुट करता हूं अगर मैं, तो मेरा जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट होगा, और यहां पर होगा आर डैश का स्क्वायर v आपका आर डैश डेल्टा आपका आर डैश, इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या आया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अपॉन 2 और आपका क्यू आर डैश साइन और क्यू आर डैश, और इसका इंटीग्रेशन क्या है आपका 2 पाई। इसको आप अगर पूरा सॉल्व करें अपन अगर इसको अगर, तो ये क्या होगा, जो 2 पाई होगा और ये जो 2 होगा कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा आपका, और ये 4 पाई आपका। यहां से देखो आर डैश का स्क्वायर है, यहां पर क्या है, सिंगल आर डैश है, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका क्यू भी क्या होगा, एग्जैक्टली बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, केवल 0 से इनफाइनाइट की लिमिट में आर डैश वी और आपका वी और वो भी आर डैश, और यहाँ पर साइन क्यू आपका आर डैश और ये डेल्टा आर डैश। ये एग्जैक्टली हमारा जो है वो इस इंटीग्रेशन का हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यानी कि इस सॉल्यूशन को जब मैं यहाँ पुट करता हूँ ला करके अगर मैं, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलता है, अपन जस्ट नहीं डिस्कस कर लेते हैं इस आउटपुट को, कि हमारा जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर म्यू स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ 4 पाई स्क्वायर एच की क्रॉस की पावर 4, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इसके मोड का स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा आपका, ये होगा आपका 16 पाई स्क्वायर अपॉन आपका क्यू का स्क्वायर, और ये पूरा इंटीग्रेशन, और इसका मैथमेटिकल पूरा पोर्शन है, तो इसको अपन जैसा है वैसा ही अंदर रहने देते हैं पर इसको अपन, और ये हो जाएगा आपका मॉड इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट का आपका, और आर डैश का, और v आपका आर डैश, और साइन क्यू आर डैश आपका, और यहाँ पर होगा डेल्टा आर डैश मोड का स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा वर्कआउट में अपन सॉल्व करेंगे अगर, तो ज्यादा चेंज नहीं होगा, केवल इसी का ही सॉल्व आउट लिख रहा हूँ केवल मैं, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा ओमेगा होगा, तो ये 4 से 4 और पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 आपका म्यू स्क्वायर अपॉन आपका क्यू स्क्वायर एच क्रॉस आपका 4, ये होगा, और ये पूरा इंटीग्रेशन जो है वो ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। मैं जस्ट थोड़ा सा इसको बोर्ड में लिख देता हूँ, है ना, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट और आर डैश वी आर डैश और साइन क्यू आर डैश और डेल्टा आर डैश और ये स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकला वो किस मेथड से निकला, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से निकला। अब इस बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को आप किसी भी पोटेंशियल पे अप्लाई कर सकते हो। हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इस बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे हमारे कौन से वाले पोटेंशियल पर, कूलम्बिक पोटेंशियल पे अप्लाई करेंगे। यानी कि
इस पोटेंशियल की जगह में क्या रखना पड़ेगा, कूलाम्बिक पोटेंशियल जो होता है ना, ZE1 या ZQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उस पोटेंशियल को अपन यहाँ पुट करके और पूरी एंटिटी को, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके अपन फॉर्मूला गेट करेंगे। अब देखो ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन तो फाइंड आउट हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और फाइंड आउट होता है कि व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। याद रखना, इस बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की जो वैलिडिटी होती है वो होती है कि आने वाला जो पार्टिकल, जो इंसिडेंट पार्टिकल है, उसकी एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए और पोटेंशियल बहुत ही वीक होना चाहिए। ये क्यों शो किया गया है, क्योंकि आप अगर इसका जो पूरा वेव फंक्शन लिखते हैं अपन, उस वेव फंक्शन में क्या लिखते हैं कि हमारा जो आउटपुट वेव फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, वो इंसिडेंट वेव फंक्शन प्लस आपका स्कैटर्ड वेव फंक्शन होना चाहिए, इसी प्रकार लिखते हैं। और स्कैटर्ड वेव फंक्शन है वो किस प्रकार का होना चाहिए फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में, कि वो थोड़ा सा ही डिस्टॉर्ट हुआ हो, किससे, आपके इनिशियल वाले मतलब वेव फंक्शन से। अगर आप इसको थोड़ा ही डिस्टॉर्ट मानते हो, थोड़ा ही डिस्टर्ब किया हुआ मानते हो, तो वो हमेशा इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एग्जैक्टली है। तो सिमिलरली अगर वो छोटा हो, उसके लिए कंडीशन क्या है, ये क्वांटिटी जो हमने निकाली है अभी, जो हमारा एम्पलीट्यूड निकाला जो हमने, ये क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड अपन ने कहां से निकाला था, अपन ने एग्जैक्टली हमारे जो सेकंड आउटपुट वाले जो आउटगोइंग हमारा वेव फंक्शन था उसी से निकाला था। आपको डायग्राम में यहाँ दिख रहा होगा जो अपन ने जस्ट पहले निकाला था, उसमें जो सेकंड पार्ट है वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, बहुत ही कम डिस्टॉर्ट होना चाहिए। उस डिस्टॉर्ट के लिए क्या जरूरी है कि आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो यहाँ पर Q किसको इंडिकेट करता है, असल में Q इंडिकेट करता है चेंज इन मोमेंटम को, कि उनका चेंज इन मोमेंटम इनकी K होगा, यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, Q को अपन क्या मान सकते हैं, सिंपल एक मोमेंटम मान सकते हैं। मोमेंटम और H क्रॉस आपको एक क्वांटिटी याद होगी, अपन सिंपल लिखते हैं एनर्जी, या फिर आप सिंपल लिखते हो, वो लिखते हो पी स्क्वायर अपॉन आप 2m लिखते हो, और इसको आप क्या लिखते हो, H क्रॉस स्क्वायर आपका K स्क्वायर अपॉन आपका 2m लिखते हो। यानी कि अगर 2 म्यू भी, म्यू क्या रेडियस मास है, इसको आप अगर नीचे लेके आओगे तो ये फॉर्मूला असल में किसका बनेगा, असल में ये फॉर्मूला कुछ मल्टीप्लिकेशन के साथ में एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, और वो एनर्जी का पोर्शन आप पे कहाँ आ रहा है, नीचे वाले पोर्शन में आ रहा है ना आपके, जिसे आप डिनोमिनेटर जिसे आप कहते हो, हर्ष में जिसे आप कहते हो। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी ये पोर्शन क्या होगा, उतना ही कम होगा। और सिंपल जो आपका पोटेंशियल वाला है, जो दूसरी कंडीशन क्या थी कि पोटेंशियल वीक होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि पोटेंशियल सिंपल मल्टीप्लाई में आ रहा है, एनर्जी हमारी किस में आ रही थी, डिनोमिनेटर में आ रही थी, मतलब भाग में आ रही थी, लेकिन पोटेंशियल किस में आ रहा है, गुणा में आ रहा है। तो ये जो पोटेंशियल है ये जितना वीक होगा उसका गुणा का रिजल्ट क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो असल में फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन कब वैलिड होता है, जब इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बहुत हाई हो और जो आपका स्कैटरिंग जो पोटेंशियल है वो क्या हो, एग्जैक्टली बहुत ही वीक हो। थैंक यू।